हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत से पहलू पर चर्चा हुआ था। कुछ पहलू पर मैं और चाह रहा हूं कि चर्चा कर दूं। देखिए, कभी कभी एक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान ठगों का दमन किया था। ठगों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान ठगों का दमन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात और, मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में पढ़ा रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो शासक थे। तो किलोखरी में इसने अपना किलोखरी में इसने अपना किला में इसने राज्याभिषेक भी किया था और इसकी राजधानी भी किलोखरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो राजधानी थी वो किलोखरी ही थी। ये थोड़ा सा दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक भी किलोखरी के महल में किया और राजधानी भी किलोखरी को ही बनाया था। और ठगों का दमन करने वाला कोई शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत का शासक। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय का अभियान का उद्देश्य है, दक्षिण भारत जीतने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य सिर्फ दो ही कारण है। धन प्राप्ति ही कारण है और गौरव की भावना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था वो तीन चीज पर टिका हुआ था: निरंकुश राजतंत्र, साम्राज्यवाद और राज्य एवं धर्म में कोई संबंध नहीं है। तो साम्राज्यवाद दक्षिण भारत की विजय से जुड़ा हुआ था और दक्षिण भारत जीतने का एकमात्र कारण धन प्राप्ति था। ये बात बोलते हैं इतिहासकार एएस लाल। एएस लाल एक इतिहासकार हैं। वो बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का अभियान है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि धन प्राप्ति का। बर्नी एक बात बोलता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि राज मुकुट जब उसने पाया था, बर्नी का स्टेटमेंट है ये, अलाउद्दीन खिलजी जब राज मुकुट पाया था तो शरीयत के आदेश से वो बिल्कुल स्वतंत्र था। ये परीक्षा में कोटेशन पूछ लिया जाता है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि जब अलाउद्दीन खिलजी राज मुकुट पाया था तो शरीयत के आदेश से बिल्कुल स्वतंत्र था। तो ये स्टेटमेंट जो है बर्नी का है, याद रखिएगा। एक स्टेटमेंट अमीर खुसरो का भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो भी का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व का सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी क्या है? विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासक का सुल्तान, जनता का चरवाहा, आदि जो है वह अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा है विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासक का सुल्तान, जनता का चरवाहा। ये सब जो है युग विजेता, ये सारा बात जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है। ये थोड़ा ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनका दरबारी कवि जो था वो अमीर खुसरो था। और एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे अमीर हसन देहलवी। ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, सितार, और यह वीणा का संशोधित रूप है। भारतीय सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बजाने वाला जो यंत्र है वो वीणा ही है और अमीर खुसरो ने उसमें सुधार करके सितार का आविष्कार किया था।
मैंने कल बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। तो मंगोल आक्रमण 1306-7 में एक मंगोल आक्रमण हुआ था कबक के नेतृत्व में। कबक, ठीक, कबक था मंगोल आक्रमणकारी। और रावी नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजा था कबक को हराने के लिए। उसमें गया था मलिक काफूर और मलिक गाजी, ये 2 व्यक्ति गए थे दबाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से मलिक काफूर गए थे, मलिक गाजी गए थे मंगोल आक्रमणकारी कबक के विद्रोह को दबाने के लिए रावी नदी के किनारे। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सीमा था वो किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था। बलबन के समय किस नदी के किनारे था, तो ब्यास नदी के किनारे था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बलबन के समय मंगोल आक्रमणकारी और इसके बीच जो था वह ब्यास नदी, और अलाउद्दीन खिलजी के समय रावी नदी। ये थोड़ा सा परीक्षा में पूछ लेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, भू राजस्व सुधार किया था। और ये भू राजस्व सुधार जो किया था बर्नी, इसकी सूचना बर्नी हमें देता है। इसकी सूचना हमें बर्नी देता है। बर्नी का किताब का नाम है फुतवाते फिरोज शाही, सॉरी बर्नी का तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था, बर्नी ने लिखा था। अमीर खुसरो का भी एक किताब इम्पोर्टेंट है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। खजाइन उल फुतवा, खजाइन उल फुतवा किसका लिखा हुआ है, वह अमीर खुसरो का लिखा हुआ। तारीख फिरोज शाही किसका लिखा हुआ है, तो बर्नी का लिखा हुआ है। रेला जो है एक किताब है इब्न बतूता का लिखा हुआ है। इब्न बतूता कौन है ये मैं बताऊंगा। और फुतवा उस सलातिन, फुतवा उल सलातिन ये इसामी का लिखा हुआ किताब है। तारीख फिरोज शाही बर्नी लिखा था, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतवा लिखा था, रेहला इब्न बतूता ने लिखा था, और फुतवा उल सलातिन इसामी ने लिखा था। तो ये सब कुछ पुस्तक है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हमें सूचना देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व किया था और ज़मीन का पैमाइश माप करवाया, ज़मीन का इसने माप करवा दिया था। और उत्पादन का 50%, ज़मीन मापन को मसाहत कहा गया। ज़मीन जो नापा गया उसको मसाहत कहा जाता था। और उत्पादन का 50% लिया जाता था, मतलब प्रति बिस्वा जो है उत्पादन के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व को खराज भी कहा जाता था। भू राजस्व को क्या कहा जाता था, खराज कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर भी लिया था, घरी कर, घर पर लगाया जाता था, और चराई कर, ये सब भी अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार जब हुआ तो खुद मुकद्दम और चौधरी, खुद मुकद्दम और चौधरी ये सभी जो थे ग्रामीण प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। खुद मुकद्दम चौधरी, और ये गांव में एक तरह से मुखिया समझिए, और गांव से भू राजस्व वसूलते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन मध्यस्थों से किसान और खुद मुकद्दम चौधरी को समाप्त कर दिया, और किसान राज्य का संबंध डायरेक्ट जो है अब किसान से हो गया। राज्य अब किसान से ही भू राजस्व वसूलता था। अब पहले इनडायरेक्ट होता था, खुद मुकद्दम चौधरी किसानों से भू राजस्व वसूलते थे, फिर राजा को देते थे, सुल्तान को देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया कि नहीं, अब जो है राज्य जो है खुद किसान से भू राजस्व लेगा। खुद मुकद्दम चौधरी का पावर समाप्त कर दिया, और पावर ही समाप्त नहीं किया, अब इनसे भी भू राजस्व वसूलने लगा, और घरी कर, चराई कर, ये सब वसूलने लगा। तो ये सब काम, तो इससे बर्नी कहता है कि खुद मुकद्दम चौधरी चूँकि अधिकांशतः हिंदू ही थे, तो इनका जो है स्थिति ऐसा हो गया कि कोई भी व्यक्ति
इनसे अपनी बेटी का शादी तक नहीं करना चाहता था। पहले ये पान खाते थे, हाथी पर चढ़ते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब से भू राजस्व सुधार किया है तो कोई भी व्यक्ति इनसे अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहता है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके पहले दिल्ली सल्तनत का जो भी प्रशासन था वो शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचा दिया। कैसे पहुँचा तो आप समझ ही गए होंगे। खुद मुकद्दम चौधरी को समाप्त करके राज्य डायरेक्ट अब किसानों से संबंध स्थापित करने लगा। तो ये सब इसका कुछ सुधार है ना। इसने क्या किया, संपूर्ण जमीन, मतलब तुर्की जमीन, जितने भी पहले वक्फ का जमीन होता था, वक्फ मिल्क का जमीन होता था, सब जमीन को खालिसा भूमि में बदल दिया। मिल्क हुआ, वक्फ होता है धर्मार्थ, जो जमीन अनुदान में दिया जाता था। धर्मार्थ, धर्म के लिए जो जमीन चाहे संपत्ति जो है अनुदान में दिया जाता था। मिल्क जो था गैर धार्मिक होता था, लेकिन ये भी अनुदान ही था। जैसे स्कॉलर को दिया जाता था और भी लोगों को दिया जाता था। तो सारा वक्फ और मिल्क से ज़मीन ये छीन लिया और सारा ज़मीन को खालिसा भूमि में बदल दिया। सारा ज़मीन को क्या किया, इसने खालिसा भूमि में बदल दिया। खालिसा भूमि का अर्थ हो गया केंद्र की भूमि। तो इससे क्या हुआ कि केंद्र की भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब केंद्र की भूमि की मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र के अंतर्गत भूमि आई और इससे भू राजस्व बढ़ा। तो इस भू राजस्व को वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग का स्थापना किया, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज विभाग का स्थापना किया और यही विभाग जो है भू राजस्व वसूलता था। उत्पादन का 50%, भूमि से जितना उत्पादन होता है 50%, मतलब भूमि से जो वास्तविक आय होता है उसी वास्तविक आय पर भूमि से जो होता था उसी का ये 50% लेता था किसानों से। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है बाजार नियंत्रण को थोड़ा सा देख लीजिए। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था एक बड़ी मात्रा में केंद्रीय स्थायी सेना बनाए रखना, केंद्रीय स्थायी सेना बनाए रखना। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाया। इस बाजार नियंत्रण से मूल्य नियंत्रण भी जुड़ा हुआ था। माप बाट का भी इस पर नियंत्रण रखा जाता था, गलती कोई नहीं करे। उसके बाद राशनिंग प्रणाली शुरू कर दिया गया, राशनिंग प्रणाली, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने राशनिक सिस्टम शुरू किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया, मूल्य नियंत्रण शुरू किया, माप बाट पर लिया। ये सब का उद्देश्य एक ही था कि अस्थायी सेना को रखना। और जो मूल्य नियंत्रण था वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ही था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ही था। संपूर्ण क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ही मूल्य नियंत्रण किया गया था। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सैनिकों को वेतन कम दिया जाए, क्योंकि बर्नी कहता है कि अगर सैनिकों को एक साधारण वेतन भी दिया जाए तो राजकोष 4 से 5 साल में खाली हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिकों का वेतन भी कम कर दिया और वस्तुओं के दाम भी कम कर दिए। ठीक, वस्तुओं का दाम भी कम कर दिया और पूरी बाजार पर नियंत्रण के लिए एक विभाग का स्थापना किया। उस विभाग का नाम रख दिया दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत कैसा डिपार्टमेंट था, तो ये पूरा बाजार नियंत्रण करता था ये विभाग। और एक सहना का नियुक्ति किया गया। सहना जो है बाजार अधीक्षक को कहा जाता था, बाजार अधीक्षक को कहा जाता था सहना। और सहना के पद पर मलिक कबूल को नियुक्त किया गया। तो मेरे ख्याल से और मलिक कबूल ही उस समय का बाजार निरीक्षक था, अधीक्षक था, और उसको सहना भी कहा जाता था, जो दीवान ए रियासत विभाग जो था बाजार नियंत्रण का पूरा काम देखता था। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का जो विजय किया तो 4 ही राज्य थे, देवगिरी, वारंगल, काकतीय, होयसल और पांड्य। देखिए ये चारों राज्य जो थे ना आपस में लड़ते रहते थे, और जब तुर्की आक्रमण होता था तो ये एक दूसरे का खिलाफ मदद करते थे। सांस्कृतिक काफ़ी काम किए दक्षिण भारत में लोगों ने, काफ़ी शक्तिशाली भी थे, लेकिन क्या थे आपस में लड़ते रहते थे, और जब तुर्क आक्रमणकारी आते थे तो एक दूसरे के खिलाफ ही सपोर्ट करते थे। इनकी भी हालत उत्तर भारत के राज्यों की ही तरह थी। तो यही था, मलिक काफूर पांडे राज तक पहुंच गया था, दिल्ली से मदुरा तक, ठीक, दिल्ली से यह मदुरा तक पहुंच गया था, रामेश्वरम तक पहुंच गया था। वीर पांडे, जो पांडे वंश में 2 भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो मलिक काफूर इनका पीछा करते करते पहुंच गया था, रामेश्वरम तक पहुंच गया था दक्षिण भारत में। अब हम लोग इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो है 1316 ईडी में हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईडी में हो गया। जब 1316 ईडी में अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हुआ तो इसके जो बेटे थे खिज्र खां, 4 बेटे थे, खिज्र खां, मुबारक खां, शिहाबुद्दीन उमर और सादी खां, ये 4 बेटे थे इसके। तो इसने क्या किया, मलिक काफूर याद होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त पात्र आदमी था, उसने क्या किया कि सबसे पहले सादी खां और खिज्र खां को मरवा दिया और मुबारक खां को कैद कर लिया, और शिहाबुद्दीन उमर जो था उस समय अल्पवयस्क था। अलाउद्दीन खिलजी की जो विधवा थी उसे भी शादी कर लिया और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया ये। मुबारक खां को इसने कैद कर लिया और मलिक काफूर ने अपनी सेना भेजा कि मुबारक खां को मरवा दो, लेकिन मुबारक खां ने काफ़ी होशियारी का परिचय देते हुए जो सैनिक भेजा गया था उसको अपनी ओर मिला लिया और मलिक काफूर को ही उल्टे इसने मरवा दिया। ठीक, कोई दिक्कत। और फिर शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया और कुछ दिनों के बाद शिहाबुद्दीन उमर को मार के जो है यह खुद ही शासक बन गया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईडी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तेरह सौ 16 से 1320 तक ये शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था ये अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। इसके समय में मुबारक हसन नाम का एक व्यक्ति था, मुबारक हसन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसको खुसरो खां का उपाधि दिया, खुसरो खां का उपाधि दिया मुबारक हसन को। मुबारक हसन जो था एक हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया, लेकिन खुसरो खां काफ़ी तेज़ी से प्रगति किया और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में 1318 एडी में देवगिरी का शासक था हरपाल देव। पहले थे रामचंद्र देव, उसके बाद जो थे सिंघल देव और अभी जो है मुबारक खिलजी के समय में हरपाल देव है। हरपाल देव ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुसरो खां को भेजा और हरपाल देव को पराजित किया और देवगिरी को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, परोक्ष शासन करता, डायरेक्ट शासन नहीं करता था, उसे धन प्राप्त करता था और उसको अपनी प्रभुता बनाने के लिए बाध्य करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के नीति को बदल दिया, दक्षिण नीति को, और उसने देवगिरी को मिला लिया अपनी सल्तनत में। इसने वारंगल को भी जीता, वारंगल पर भी आक्रमण किया, फिर मदुरा पर भी आक्रमण किया, लेकिन कोई फाइनली परिणाम इसको नहीं मिल सका।
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कुछ विलासी किस्म का व्यक्ति था। ये लड़कियों का, औरतों का वस्त्र पहन के दरबार में घुमा करता था, कभी कभी तो नंगे भी घुमा करता था। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी मानसिकता थोड़ी सी लूज थी। और फिर जो है यही खुसरो खां, एक भारतीय मुसलमान है, इसने इसका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या कर दिया। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या कर दिया तो फिर यह 1320 में शासक बन गया। चूंकि यह भारतीय मुसलमान था तो इससे तुर्क मुसलमान लोग काफ़ी गुस्सा गए और इसने कहा, खुसरो खां ने अपने आप को कह दिया कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ, पैगंबर का सेनापति हूँ। तो जो इसके विरोधी तुर्क अधिकारी थे, सामंत थे, सैनिक थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, यह जो है इस्लाम का दुश्मन है। और फिर एक मलिक गाजी नामक व्यक्ति, मलिक गाजी याद ही होगा, जो ब्यास रावी नदी पर के किनारे मलिक काफूर के साथ मिलकर जो है मंगोल आक्रमणकारी को भगाया था, तो उसने जो है खुसरो खां को मार दिया और दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया। और मलिक गाजी ने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की। खुसरो खां जो है, नासुद्दीन खुसरो खां था इसका पूरा नाम, ये जो था भारतीय मुसलमान था और ये दिल्ली की इस गद्दी पर बैठा। तो यही है आपका खिलजी वंश के बारे में जानकारी। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। बाजार जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर कुछ 4 प्रकार के बाजार बनाए थे। उसका 4 प्रकार का बाजार था। पहला बाजार था अन्न बाजार, जहाँ खाद्यान्न वगैरह मिलता है। दूसरा बाजार था आपको निर्मित वस्तु का बाजार, निर्मित वस्तु का बाजार। और तीसरा बाजार था दैनिक वस्तु का बाजार। और चौथा बाजार था गुलाम और पशु का बाजार। ये 4 प्रकार का इसका बाजार था। वस्तुओं का दाम निर्धारित किया, ये सब था इसका कुछ। ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का जो और भी कुछ प्रशासनिक सुधार है, वो मैं आपको जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ाऊँगा तो और भी विस्तृत पढ़ाऊँगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग के कमेंट से ही मुझे एक नया ताकत मिलेगा, नई शक्ति मिलेगी। और सब्सक्राइब और लाइक करना और उस पर ये सब करना आप लोगों का मैं मानता हूँ कि नैसर्गिक अधिकार है, जो आपको करना चाहिए। ठीक है, इसी धन्यवाद। मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कल तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों